साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जैसा कि हम डीबीटी जेआरएफ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, उसी क्रम में 2019 के कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को देखेंगे, जैसा कि जैसा कि आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया गया है कि यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं और आप इसकी प्रैक्टिस नियमित रूप से करते रहिए ताकि इसके रिगार्डिंग आप अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि एक कोई साइंटिस्ट है, वो इंटरेस्ट है क्रिएटिंग द डाइपेप्टाइड यूजिंग द एल एलानिन एंड एल ग्लाइसिन। तो कितने डिफरेंट डाई पेप्टाइड वो जनरेट कर सकता है। तो सबसे पहले मैं, जैसा कि मैंने आपको जब एक लेक्चर मैंने पढ़ाया था जहाँ पे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज मैंने पढ़ाई थी, और रॉस का चैप्टर पढ़ाते समय मैंने आपको ग्लूटाथियोन का वहाँ पे बहुत बढ़िया जिक्र आता है। ठीक है। ग्लूटाथियोन पर ऑक्सीडेज बहुत ही फेमस एंजाइम है। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ग्लूटाथियोन जो होता है ये आपका क्या होता है, ट्राई पेप्टाइड होता है। हालांकि पहले इस बात को समझिएगा ताकि इस क्वेश्चन को हम और अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चे ये समझते हैं कि जैसा कि अगर ट्राई पेप्टाइड दिया गया है तो उसमें क्या होंगे कि तीन, चूंकि पेप्टाइड क्या होता है, प्रोटीन्स में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो ट्राई पेप्टाइड का मतलब कि जो उसका ट्राई पेप्टाइड सीक्वेंस होगा उसमें तीन मतलब पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ट्राई पेप्टाइड है तो उसमें दो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, और डाई पेप्टाइड होगा तो उसमें एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा, वन। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे यही आती है। तो अगर हम इसमें ग्लूटाथियोन का, जो कि आपका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, जो कि इसका आपको याद होना चाहिए कि इसके कौन कौन से अमाइनो एसिड इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि आपका इसमें ग्लूटामिक एसिड होता है, ठीक है, सिस्टीन होता है, ठीक है, और ग्लाइसीन होता है। ठीक है, बाकी इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। ये आपके तीन अमाइनो एसिड होते हैं, और जब तीन अमाइनो एसिड अगर आपके जुड़ेंगे, तो अगर मैं इसको डिफरेंट कलम से हाईलाइट कर दूं तो यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ बनेगा और एक पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ बनेगा। तो गामा ग्लूटामिक एसिड होता है, सिस्टीन होता है और ग्लाइसीन होते हैं। ये तीन सीक्वेंस याद रखिएगा, नेक्स्ट टाइम एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली बात यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि हमने ग्लूटाथियोन को समझ लिया, हमने ट्राई पेप्टाइड को समझ लिया। तो ट्राई पेप्टाइड का मतलब क्या हुआ कि उसमें दो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, अब हमको डाई पेप्टाइड बनाना है और केवल ये दो अमाइनो एसिड को जोड़ना है। तो यानी कि जब हम इनको जोड़ने जाएंगे तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं कि आप एल एलानीन और एल एलानीन को बना दीजिए, तब भी आपका एक डाइपेप्टाइड तैयार हो गया। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कि आप एल ग्लाइसिन और एल ग्लाइसिन को जोड़ दीजिए, ये आपका दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड डाइपेप्टाइड तैयार हो गया। तीसरा क्या हो सकता है, आप एल एलानीन को करिए और उसके बाद एल ग्लाइसिन लगा दीजिए, मतलब डिफरेंट कर दीजिए, तो भी आपका एक पेप्टाइड बन गया। इसके बाद एक चौथा कॉम्बिनेशन और भी होता है, जो कि आपका एल ग्लाइसिन कर लीजिए, मतलब ग्लाइसिन को आगे कर दीजिए और एलानीन को पीछे कर दीजिए। तो टोटल आपके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो ये आपके टोटल जो होते हैं, ये आपके चार पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। ठीक है। तो ट्रिकी क्वेश्चंस मैं कहूंगा, बट इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा वो आपका चार बनेगा। आगे से ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, मतलब जहन में रखिएगा कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, कोशिश करिएगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है। और बाकी एटलीस्ट अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आती है तो एटलीस्ट आप यहाँ से इतना जरूर सीख कर जाइए कि डाई पेप्टाइड क्या होता है और ट्राई पेप्टाइड क्या होता है, और ट्राई पेप्टाइड का क्या सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है। तो वो बायोलॉजिकल सिस्टम में जो एग्जाम्पल है वो आपका ग्लूटाथियोन है, उसमें कौन कौन से अमाइनो एसिड होते हैं वो सीक्वेंस आप याद रखिएगा। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीबीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि यहाँ पे नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, इसकी भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसमें कोई ना कोई एक कॉम्बिनेशन होता है, कोई ना कोई एक रिलेशन होता है, उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर क्या है, एक के बाद दो है, दो के बाद तीन है, मतलब जो उसकी प्रीवियस नंबर है उसको बार बार जोड़ा जा रहा है। यानी एक और दो को जोड़ा तो तीन हो गया, अब तीन में दो को जोड़ा तो पांच हो गया, पांच में तीन को जोड़ा तो आठ हो गया, आठ में पांच को जोड़ा 13 हो गया, 13 में आठ को जोड़ा तो 21 हो गया। तो यानी कि अब 21 और 13 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो 34 बनेगा। और ये क्वेश्चन जो है वो आपका बोनस होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन में तो भूल के भी आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि हमारा, जैसा कि मैं बार बार आपको याद दिलाता रहता हूँ, एक फार्मूला M1V1 इज इक्वल टू M2V2, इसको तो आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा घुमाया है बट इस क्वेश्चन को आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको समझिएगा। कि कह रहा है कि वाइल मेकिंग द 100 ml ऑफ द 2 मोलर NaCl सोल्यूशन बना रहा है, स्टूडेंट ने क्या किया है, लेफ्ट कर दिया है, सोल्यूशन को छोड़ गया है ऑन द हीटिंग प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म मतलब क्या है, ये कोई एक हीटिंग है जहाँ पे उसने रख दिया है, जिससे उसका वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस होके 50 ml हो गया। मतलब इनिशियली उन्हें 2 मोलर NaCl बनाया, ठीक है, और उसने उसको 100 ml में डिसॉल्व किया, लेकिन उसको उसने क्या कर दिया, मतलब क्या बोलते हैं कि उसने एक हीटिंग प्लेटफॉर्म पे छोड़ दिया जहाँ पे उसका वॉल्यूम जो था वो 50 ml हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आता है कि अगर ये 50 ml वॉल्यूम हुआ है तो अब इसका मोलैरिटी क्या है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, देखिएगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो यानी कि जो इसकी पहली मोलैरिटी थी वो 2 थी, वॉल्यूम तब 100 ml था, लेकिन अब मोलैरिटी हमको पता करनी है और वॉल्यूम 50 ml हो गया है। तो अगर हम इसको देखें तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 हो जाएगा, 50 नीचे आ जाएगा, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 4 मोलर, ठीक है। यानी कि ये भाई साहब ने अब जो यहाँ पे मोलैरिटी बची है वो आपका 4 मोलर बचा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ है कि दिस सॉल्यूशन को उसने डाइल्यूट किया है, 100 टाइम उसने डाइल्यूट कर दिया है। तो यानी कि किसी चीज को आप डाइल्यूट करेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। तो यानी कि आपका ये जो आपका 4 मोलर ये सॉल्यूशन था, अगर आपने इसको 100 टाइम डाइल्यूट किया है तो अब आप इसको क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यानी कि जो अभी जिसकी मोलैरिटी हुई है वो आपकी क्या हुई है, 0.04 मोलर, ठीक है, यही तो आप बोल सकते हैं। 100 टाइम डाइल्यूट करने के बाद जो इसकी मोलैरिटी हुई है वो कितनी हो गई है, 0.004 मोलर हो गई है। अब चूंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस का आंसर दिया गया है वो आपका किस में दिया गया है, मिली मोल में दिया गया है। तो मोल को मिली में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 की पावर 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, यही तो करोगे। तो 1000 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 4000 आ जाएगा, और पॉइंट यहाँ पे 2 बार जीरो लगा है तो यहाँ से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, आपका 40 मिलीमोल जो होगा वो इसका कंसंट्रेशन होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा M1V1 का ही क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट से लगना है। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा और एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के बिना तो आपका डीबीटी का पेपर बनना ही नहीं है, ठीक है। तो आशा है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो यानी कि जिसका करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ये 47 क्वेश्चन आईडी है, और इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा वो आपका सी ऑप्शन बनेगा बच्चों। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन जो कि हमने सेल सिग्नलिंग में पढ़ाया था, और ऑब्वियसली बात है आप जेआरएफ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो कोई चीज आपसे इतने भी सिंपल वे में नहीं पूछी जाएगी, थोड़ा सा घुमा कर पूछते हैं। तो वही चीज इन्होंने किया है। तो जैसा कि मैं आपको रिकॉल करा दूं कि सेल सिग्नलिंग जब हमने पढ़ा था तो कुछ प्रोसेस ऐसे होती हैं कि जब कोई प्रोटीन है या कोई मॉलिक्यूल है, जब वो जीटीपी कंडीशन में रहता है तो वो एक्टिव कंडीशन में रहता है, और जीडीपी कंडीशन में जब आता है तो वो क्या होता है, इनएक्टिव कंडीशन में होता है, ठीक है। ये हमने बहुत तरह तरह के एग्जांपल्स, हमने जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, इसके अलावा और भी दुनिया भर के पाथवेज हमने देखी थी, रैस प्रोटीन्स देखे थे, ठीक है। तो होता क्या है कि सिस्टम को ना हमेशा एक्टिव रहना है ना हमेशा इनएक्टिव रहना है। तो इसको बदलने के लिए कुछ एंजाइम्स चाहिए होते हैं। तो चूंकि यहाँ पर जो जीटीपी से जीडीपी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो जीडीपी को क्या कन्वर्ट करेंगे, जीटीपी कन्वर्ट करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का एक्सचेंज हो रहा है, जीडीपी से जीटीपी आ रहा है। तो यहाँ पर जो एंजाइम लगता है उसको हम प्यार से बोलते हैं ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ग्वानिन का मतलब, चूंकि ये जीटीपी की स्टोरी है तो इसी वजह से ग्वानिन है। एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ, जीडीपी से जीटीपी में हो गया तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीईएफ बोलते हैं, ठीक है। यही चीज जब ये वापस इसको जीटीपी से जीटीपी में लाता है, तो चूंकि यहाँ पे जीटीपी कंडीशन थी, तो चूंकि आपको पता है कि जब हम एटीपीएज एंजाइम की बात करते हैं तो वो एटीपी का ब्रेक डाउन करता है, उसी तरीके से जब हमें इसको करना होगा तो हमें क्या करना होगा, हम क्या करते हैं, जीटीपीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर लाते हैं, क्योंकि ये जीटीपी बाउंड कंडीशन में है। तो यानी कि जीटीपीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर, मतलब ऐसा को मॉलिक्यूल होता है जो जीटीपी की हाइड्रोलाइसिस कराएगा, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जीटीपीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर बोलते हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, उसी पर ही इर्द गिर्द ये क्वेश्चन आपका फ्रेम किया गया है। अब इसको समझिएगा, क्योंकि देखेंगे तो घबरा जाएंगे, लेकिन कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में। तो कैसे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसको हम पहले समझ लेते हैं कि प्रोटीन एक्स है जो कि 2 कन्फर्मेशन में आपका पाया जाता है, जीटीपी एंड जीटीपी कंडीशन में। इस प्रोटीन को प्योरीफाई किया गया है जो कि हमेशा जीडीपी बाउंड कंडीशन में रहता है, मतलब इस प्रोटीन को देखा गया है, यानी कि ये आपका जो मॉलिक्यूल है ये हमेशा क्या है, जीडीपी कंडीशन में है, यानी कि ये इनएक्टिव कंडीशन में रह रहा है। प्रोटीन वाई है, डब्ल्यू है, वी को ऐड किया गया है, सेपरेटली एक्सपेरिमेंट किया गया है जीटीपी के साथ, और दिस रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो कि आपको वेस्टर्न ब्लॉट में देखने को मिल रहा है। तो यानी कि ये प्रोटीन है, ये आपका जीटीपी फॉर्म में आ गया, ये बैंड्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो आपने 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रोटीन डाले, ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में आपको बैंड दिख रहा है, यानी कि ये प्रोटीन जो है वो जीटीपी कंडीशन में आ गई है। तो यानी कि अगर कोई चीज आपका
जीडीपी से जीटीपी की तरफ लेकर गया है, तो हमने क्या बताया है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर है वो, ठीक है, मतलब न्यूक्लियोटाइड का एक्सचेंज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और जब उसको ब्रेक करना होता है तब जीटीपीएस एक्टिवेटिंग फैक्टर होता है, तो वही चीज ऑप्शन में आप ट्रैक कर लीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यही, चूंकि आपको वाई में बैंड देखने को मिल रहा है, तो जो आपका प्रोटीन वाई है, ठीक है, ये आपका क्या है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर है फॉर द प्रोटीन एक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन दो ऑप्शंस को तो आपको देखना ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई बैंड ही नहीं मिला है। तो प्रोटीन डब्ल्यू और वाई जो है वो आपके ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ पे बच्चे फंसेंगे, तो अगर आपने सेल सिग्नलिंग अच्छे से पढ़ी है, बेसिक चीजों को अच्छे से पढ़ा है, तो ये बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि हम यहाँ पे किस बेसिस पे इस आंसर को बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 82 का जो होगा वो बी ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। और जो बच्चे नए जुड़े हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, सेल्फ सिग्नलिंग जरूर करके जाइएगा, ठीक है। फिर इसके बाद नॉर्मल क्रॉस से भी एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि बहुत ही आसानी से लगने चाहिए थे। उसमें से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि कलर ब्लाइंडनेस इन द ह्यूमन में जो होता है, ये आपका सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो पहला क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम के लिए तो आपका यही बन जाता है कि दे दिया कि कौन सा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो आपका क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि एक कोई कपल है, ठीक है, जो नॉर्मल कलर विजन है, उसके कलर ब्लाइंड सन है, तो उसके जीनोटाइप क्या है पेरेंट का। तो कहने का मतलब है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका रेसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है, और कलर ब्लाइंड सन उनका है। तो कलर ब्लाइंड सन है, तो चूंकि ये सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर भी बोलते हैं, यानी कि ये एक्स क्रोमोसोम पर है। तो जो इनका सन है, मतलब जो इनका बेटा है, वो क्रोमोसोम क्या होगा, एक्स वाई होगा। लेकिन चूंकि ये कलर ब्लाइंड है, चूंकि ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर था, तो यानी कि इसके अगर हम कलर ब्लाइंड को इस तरीके से डोनेट कर रहे हैं, तो इसका जो जीनोटाइप है वो बी है। और चूंकि यहाँ पे एक ही एक्स क्रोमोसोम पर आता है, तो तुरंत ये डिजीज हो जाते हैं। लेकिन जो इनके मम्मी पापा हैं, उनकी अगर हम बात करें, तो वो क्या है, वो आपके नॉर्मल विजन के थे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे क्या है कि जो कपल है वो नॉर्मल कलर विजन है। तो नॉर्मल कलर विजन का मतलब जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी कि यानी कि जो मेल है वो क्या है, वो आपका एक्स वाई उसका क्रोमोसोम होगा, फीमेल का आपका एक्स एक्स होगा। तो यानी कि ये आपका एक्स में है ही नहीं है, और चूंकि ये वाई क्रोमोसोम है, तो फादर का ये आपका क्रोमोसोम बनेगा, चूंकि ये आपका इस तरीके से रहेगा। और चूंकि मदर में क्या है, क्योंकि उसके नॉर्मल विजन है, तो फीमेल्स में क्या होता है कि जब तक दोनों ही एक्स क्रोमोसोम में डिजीज वाली कंडीशन नहीं आएगी, तब तक क्या होती है कि वो कलर ब्लाइंड नहीं शो करेंगे। एक उनका क्या होता है कि मतलब अगर एक जीन पर एक्सप्रेशन है, तो वो क्या होता है, रेसेसिव होता है। तो यानी कि जो इनका एक्सप्रेशन होगा वो एक्स बी स्मॉल बी है। तभी तो जब ये क्रॉस हुआ है, तो इनको यहाँ से एक्स बी मिल गया है। तो यानी कि जो इनका जीनोटाइप होगा, अगर आप इसमें ढूंढना चाहें, तो एक्स बी और एक्स बी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और मेल्स में क्या है कि मेल का जीनोटाइप जो होगा वो एक्स बी वाई हो सकता है, कोई बात नहीं है। बट यहाँ पे चूंकि क्या है कि मेल हमेशा वाई क्रोमोसोम को ट्रांसफर करेगा, और जब तक मेल में यहाँ पे डबल क्रोमोसोम, मतलब दोनों एक्स क्रोमोसोम पे नहीं एक्सप्रेस होगा, तब तक तो वो मतलब कह सकते हैं कि नहीं ही होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा, वो आपका क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। इसको समझ लीजिए, बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा कि नॉर्मल कलर विजन था, कलर ब्लाइंड उनका सन हुआ है। तो सन का जो जीनोटाइप होगा, चूंकि वो कलर ब्लाइंड है, तो उसका जीनोटाइप आपका ये रहेगा, ठीक है। अब उनके बाकियों का क्या जीनोटाइप होगा, वो आपको यहाँ पे ट्रेस करना है, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये क्रॉस करने पर इस कंडीशन में तो ये तो फादर भी कलर ब्लाइंड होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इन्होंने ऑप्शन सही नहीं दिए हैं। ये एक्स इस तरीके की कंडीशन होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर ये कंडीशन होगा, तब तो वो स्टूडेंट वाला कंडीशन आ जाएगा, मतलब इसके पास भी कलर ब्लाइंड की जीन होंगे, ठीक है। तो खैर जो भी है, एक ऑप्शन से तो आपका ट्रेस हो ही जाएगा अगर आप फीमेल का देखेंगे, ठीक है। तो खैर ऐसे क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्रॉस वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इनको सॉल्व करने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। बाकी रिगार्डिंग जो आंसर्स दिए गए हैं वो फिट नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर आपका बनेगा वो 95 का बी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल साल्वेज क्या होता है, तो ये आपका C2 कार्बन होता है, इसको याद रखिएगा। C2 साइकिल जब हम पढ़ते हैं,
ठीक है, फोटोसिंथेसिस में जब आप पढ़ते हैं C3 पढ़ते हैं, C4 पढ़ते हैं, उसके बाद C2 साइकिल जिसको हम प्यार से फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं, इस पार्ट को भी जरूर करके जाइएगा। तो इसका आंसर जो बनेगा वो आपका C2 कार्बन बनेगा, 2 कार्बन कंपाउंड होता है। और इसी तरीके से आपका C3 C4 जब आपसे पूछा जाता है तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन डराइव किया है और आपसे प्लांट की स्पीसीज पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट एक्सिबिट बोथ C3 एंड C4 पाथवे। तो चूंकि क्या है कि आपको एटलीस्ट जो C4 प्लांट्स होते हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए, तो बहुत ही आसानी के साथ आपको मिल जाएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा या किसी टेक्स्ट बुक में देखिएगा। तो बेसिकली जो आपके C4 प्लांट होते हैं उसमें आपका मेज जो होता है वो एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो मेज एग्जाम्पल होता है और मेज का जो साइंटिफिक नेम होता है वो आपका जिया मेज इसको बोलते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि जब C4 साइकिल चलती है आपकी, ठीक है, तो उस पाथवे को जब आप जाके देखेंगे तो इनडायरेक्टली C4 भी चलता है और नीचे आके C3 साइकिल भी चलती है। तो यानी कि जब C4 होगा तो C3 तो होगा ही होगा। तो ये बहुत बढ़िया डिजाइन किया है। तो यानी कि ऐसा कोई नहीं है कि आपको C3 प्लांट्स के बारे में भी सोचना था। यहाँ पे जो भी प्लांट आपका C4 होगा उसमें C3 साइकिल तो आपकी चलनी ही चलनी है। तो यानी कि जो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा वो आपका जिया मेज बनेगा। ठीक है, बाकी जो आपको काम करना है वो आपको सारे C4 प्लांट्स को याद रखना, क्योंकि CSIR में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको पूरा पाथवे पता है और नाम दे दिया था मेज, शुगर केन, ठीक है, या कुछ भी और नाम दे दिया। ठीक है, तो आपको यही नहीं पता है कि कौन सा आपका C3 है, कौन सा आपका C4 है। तो लाख ज्ञान आपको भरा होगा लेकिन आप इस क्वेश्चंस में नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा आपका C3 प्लांट है, कौन सा आपका C4 प्लांट है। राइट, इसके अलावा मैचिंग के क्वेश्चन तो आपके बोनस होने वाले हैं बहुत ज्यादा। हमने आपको बता रखा है, फाइटो हार्मोन करके जाइएगा, सिग्नलिंग भी पढ़ के जाइएगा, आने वाले टाइम में मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने आपको बता रखी है। एथाइलिन जो होता है वो आपका गैसियस हार्मोन होता है, मेथियोनिन इसका प्रिकर्सर होता है। सी का फर्स्ट पे लगा दीजिए, एक ही ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, ये ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। और ऑक्सिन, जैसा कि मैंने आपको कई बार आपको पढ़ाया है, ट्रिप्टोफैन जो होता है वो इसका प्रिकर्सर होता है। ठीक है, तो ए का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, बाकी बी का थर्ड होता है जैस्मोनिक एसिड, इसका प्रिकर्सर याद रख लीजिएगा आज से। और ब्रेसिनोलाइट का भी प्रिकर्सर जो होता है वो आपका कॉम्पेस्ट्रॉल होता है, यानी कि ये आपका मॉलिक्यूल जो है वो आपका स्टिरॉल मॉलिक्यूल है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव है। ठीक है, ब्रेसिनोइड। ठीक है, तो इस तरीके से याद रहेगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। इसके अलावा जब भी कैटालिस्ट की बात आती है तो कैटालिस्ट क्या होते हैं, बहुत ही बेसिक हम पढ़ते आए हैं कि कैटालिस्ट क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, जो भी रिएक्शन को करने के लिए, मान लीजिए कि कोई रिएक्शन ए से बी में होना है तो उसके लिए क्या होता है, एक आपकी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है। ठीक है, तो बाकी सरल भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज दैट अगर आपकी जो एक बाइक है, ठीक है, मान लीजिए आपकी बाइक है, अब तो चलो सेल्फ वाली बाइक आ जाती है कि बटन से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपको उसमें किक मारना हो, ठीक है, किक अगर मारना हो तो क्या हर किक से आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर आपने धीरे से किक मारा तो नहीं होगा, उसको एक बहुत गति से साथ मारना होता है ना, तो हर किक में गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। यानी कि आपको एक तीव्र गति से करना होगा, यानी कि उसकी एक एनर्जी है, जब तक आप उस थ्रेशोल्ड एनर्जी को आप नहीं प्रोवाइड करोगे, एक उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है उतने बराबर की एनर्जी आप नहीं दोगे, तब तक वो रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन जो आपके एंजाइम्स होते हैं, इसको यहीं पे समझ लीजिएगा, चाहे वो एंजाइम्स हो जाए जो कि आपके बायो कैटालिस्ट इनको प्यार से बोलते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाते हैं, और कैटालिस्ट जो होते हैं वो आपके इनऑर्गेनिक मतलब रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बेसिकली क्या कहते हैं कि मान लीजिए कि आपको इस पर्टिकुलर रिएक्शन को करने के लिए 70 किलो जूल आपको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए था, लेकिन जब ये एंजाइम्स की उपस्थिति होगी तो ये 70 ना सही, एटलीस्ट आपका 50 में ही काम चल जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये मोटी मोटी बात है जो मैंने आपको समझा दिया है। तो यानी कि जो कैटालिस्ट होते हैं वो रिड्यूस करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा CFTR मैंने आपको बहुत बार बताया है, जो कि डिजीज का नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस कंडक्टेंस रेगुलेटर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर आपका डिजीज होता है, या इसमें क्लोराइड के चैनल में प्रॉब्लम आ जाती है, म्यूटेशन होता है। ठीक है, पूरी इसकी स्टोरी आप पढ़ के जाइएगा, फेनाइलएलानिन में म्यूटेशन होता है, किस पोजीशन पे होता है, क्या डिजीज है, क्यों एराइज हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही बायोमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में आपको मिल जाएगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसको पढ़ के जाइएगा। और इसके अलावा आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका मेटाप्लेसिया क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे मेटाप्लेसिया देखेंगे तो सोचेंगे अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल इनिशिएटेड एट द मेटाफेज ऑफ द सेल साइकिल। तो
तो ऐसा नहीं है, मेटाफेज में नहीं होता है। बेसिकली ये आपका टर्मिनोलॉजी होता है, ना इसका मेटामॉर्फोसिस से रिलेशन है और ना ही आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी से है। तो इसमें क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन डिफरेंशिएटेड सेल्स टाइप टू अनदर, जैसा कि हमने आपको स्टेम सेल जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि आपकी सेल डिफरेंशिएट करती है, मतलब सेल डिवाइड करती है, सबका काम डिसाइड हो जाता है कि तुमको लीवर बनना है, तुमको किडनी की सेल्स बनना है। लेकिन एक डिफरेंशिएटेड सेल्स जब दोबारा डिफरेंशिएट होके, मान लीजिए कि उसने अब सपोज दैट अगर हम एग्जांपल ले पैनक्रियाज ले लेते हैं, उसकी सेल्स बनाने लगा, तो यानी कि अगर कोई एक डिफरेंशिएटेड सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंशिएट करके दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाप्लेसिया बोलते हैं। इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं, आपका हाइपरप्लेसिया भी होता है, ठीक है, ये भी पढ़ लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है, बहुत ये मतलब डिजीज कंडीशंस में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके के प्लेसिया वर्ड से जो भी रिलेशन, जो भी मतलब आपको टर्मिनोलॉजी मिले उसको जरूर देखिएगा, एट इज हाइपर प्लेसिया पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर मन करेगा तो अगर आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि हाइपर प्लेसिया कंडीशन में क्या होता है, ठीक है। तो खैर ये क्वेश्चन को हमने यहाँ पे समझ लिया है। इसके अलावा बहुत ही बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन, जो कि एमाइलोब्लास्ट आर डिफरेंशिएटेड सेल्स किसकी होती हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो आपका हार्ड च्यूइंग सरफेस होता है, जो कि टीथ पर होता है, जो कि इनेमल का बना होता है, जो कि मैस्टिकेशन ऑफ द फूड में हेल्प करता है, समझ रहे हैं। इनेमल जो होता है ये आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी होता है, सिक्रीट कौन करती है, अमाइलोब्लास्ट सेल्स करती हैं। तो यही जो होगा वो इसका आंसर बन जाएगा, यानी कि अमाइलोब्लास्ट जो होती हैं वो सिक्रीट करती हैं इनेमल को। आगे से याद रखिएगा, इसकी जो ओरिजिन होती है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है और सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, अगर आपसे पूछा जाए नेक्स्ट टाइम पर, ठीक है। बाकी आईसीएमआर के टाइम पर मैंने इसको डिटेल में आपको बताया था। बाकी एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन द मेल फीटस। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है कि आपके यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, दो डक्ट होती हैं, ठीक है। एक आपकी मुलेरियन डक्ट होती है और एक आपकी वुल्फियन डक्ट होती है। तो वुल्फियन डक्ट जो होती है वो आपकी मेल्स में पाई जाती है और मुलेरियन डक्ट जो होती है वो आपकी फीमेल्स में होती है। तो चूंकि आपको मेल बनना है तो यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ये दोनों ही चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि जब आपको मेल का ट्रांसफॉर्म होना होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मुलेरियन डक्ट को डीजनरेट कर दिया जाता है। तो जब आपको डीजनरेट करना है तो यानी कि कोई आपको सब्सटेंस या कोई आपको प्रोटीन या कोई आपको ऐसे हार्मोन सिक्रिएट करने होंगे जो क्या होंगे, एंटी मुलेरियन होंगे, ठीक है, ताकि वो मुलेरियन को प्रोड्यूस ना होने दें। तो यानी कि मेल फीटस की कहानी में क्या होता है, आपका एंटी मुलेरियन होता है, बाकी रिमेनिंग ऑप्शंस का कोई लेना देना नहीं है। बस आगे से याद रखिएगा, मेल्स में कौन सी डक्ट होती है, वुल्फियन डक्ट होती है, इसको याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में नेक्स्ट टाइम आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज था, इतनी बातें आप याद रखेंगे। इसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर, जो आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी कि नर्वस सिस्टम और मस्कुलर जंक्शन में जो कॉमन होता है वो आपका एसिटिलकोलिन होता है। बेसिक आप नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन या मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तो जो आपको कॉमन एलिमेंट मिलता है वो आपको एसिटिलकोलिन मिलता है, तो ये उसका आंसर बनेगा। इसके अलावा द एंटीफ्रीज मॉलिक्यूल दैट प्रिवेंट इंट्रासेलुलर आइस फॉर्मेशन इन द मरीन ऑर्गेनिज्म आर जनरली क्या होते हैं। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दे रखा था कि बहुत सारी चीजें जो सिस्टम में आपके होती हैं या कुछ भी चीजें जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ओवरऑल क्या होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं। एक्सक्लूसिवली नहीं सही, लेकिन हम 90% केस में हम कह सकते हैं कि वो सारा खेल जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है। एंटीबॉडी भी आप देखेंगे तो क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। ऐसे बहुत चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं। तो यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। अंटार्कटिक फिश जो होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि बिलो -2 डिग्री रहती हैं, ठीक है। तो एट विच द ब्लड जो होता है वो फ्रीज कर जाएगा, लेकिन नाउ नोन दैट दीज फिश कंटेन में क्या होता है, एंटी फ्रीज ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट करती हैं, ठीक है। एंटी फ्रीज ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है ये आपका ट्राइपेप्टाइड है, इसको याद रखिएगा, हो सकता है नेक्स्ट टाइम पूछ ले, जैसा कि अभी हमने ग्लूटाथियोन का जिक्र किया था। तो ये जो ट्राइपेप्टाइड होता है, समझ रहे हैं, यहाँ पे दो ही तो बॉन्ड है, ट्राइपेप्टाइड है लेकिन दो पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। तो ये आपका एलानिन एलानिन थ्रियोनिन का होता है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपका बनेगा वो आपका ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको इवोल्यूशन के टाइम पे मैंने आपको रटवा दिया था, क्या रटवा दिया था, जीन प्रोटीन दैट डिस्प्ले द सेम एक्टिविटी बट हैव डिफरेंट ओरिजिन एंड आर द प्रोड्यूस ऑफ द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो जैसा कि हमने आपको दो टर्म बताए थे, एसी बताया था, ठीक है, और एचडी बताया था, क्योंकि आजकल चैनल्स जो होते हैं वो आप एचडी में देखने में प्रिफर करते हैं। तो यानी कि जो आपके होमोलॉगस ऑर्गन होते हैं वो आपके डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से बनते हैं, ठीक है।
और एनालॉगस ऑर्गन जो होते हैं वो आपके किससे बनते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से बनते हैं। तो यहाँ पे कन्वर्जेंट दिया गया था, तो एनालॉगस से जोड़ दीजिए, 190 का ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हैं, बहुत सारी चीजों को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो उसको जरूर जाके देखिए अगर आप नए जुड़े हैं। ठीक है, तो आशा है कि ये सारी चीजें अब आपको समझ में आई होगी, बहुत चीजें आज आपने नई सीखी होंगी। ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए, जो चीजें नहीं समझ में आती है हमारे लक्ष्य जेआरएफ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पे अपनी बातें रखिए, जो हमसे पॉसिबल होगा वो हम उसका सोल्यूशन देने का कोशिश करेंगे। बाकी ये सारी चीजें अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।